क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ने जाता है वो स्कूल भूकंप से निपटने के लिए कितना तैयार है? आज ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि एक ताजा सर्वे बताता है कि दिल्ली के आधे से ज्यादा स्कूलों में भूकंप से बचने के लिए कोई तैयारी नहीं है। दिल्ली के 3000 से ज्यादा स्कूल भूकंप जोन में आते हैं, लेकिन 90% से ज्यादा अभिभावकों को यह तक पता नहीं है कि नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए स्कूल की तैयारी कितनी पुख्ता है। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक गेस्ट का पैनल है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। अपनी आंखों के तारों को स्कूल भेजते वक्त हर माता पिता उनकी सुरक्षा की दुआ करते हैं। कहीं स्कूल बस के साथ कोई हादसा ना हो जाए, कहीं रास्ते में कोई बदसलूकी ना हो जाए। उनकी फिक्र होती है कि स्कूल में ग्रिल्स लगे हैं या नहीं, गार्ड्स तैनात हैं या नहीं। लेकिन इसकी तरफ शायद ही किसी का ध्यान जाता है कि अगर भूकंप जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उससे निपटने के लिए स्कूल कितने तैयार हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राजधानी दिल्ली के आधे से ज्यादा स्कूल भूकंप जैसी आपदा से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। दिल्ली एक अर्थक्वेक जोन है, जोन 4 है, जो कि एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। और ईस्ट दिल्ली खासकर जो जमुना पार जिसको कहते हैं, उस एरिया में क्योंकि एलुवियल सॉइल है, उस वजह से वहाँ पर वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसलिए हमें ये लगता है कि ना कि हम वेट करें कि कोई भूकंप हो, हम अभी से ही कुछ तैयारियाँ शुरू कर सकें। सही सुना आपने दिल्ली के स्कूलों पर जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है वो है भूकंप का खतरा। दिल्ली के 3000 से भी ज्यादा स्कूल भूकंप जोन में आते हैं, जिसमें पूर्वी दिल्ली के 624 स्कूल तो हाई रिस्क जोन में आते हैं। दिल्ली के कुल स्कूल के 53% पर भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा है। इतना ही नहीं, दिल्ली के स्कूलों की एक बड़ी संख्या यमुना नदी बाढ़ क्षेत्र में भी आती है, जहां करीब 3,16,000 बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के 93% अभिभावकों को पता ही नहीं है कि जिस स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता है उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर क्या प्लान है। लगता है कि जो अवेयरनेस है पेरेंट्स में खासकर वो बहुत ही लो लेवल पर है। अच्छा। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण दूं मैं आपको, 1077 दिल्ली की एस्टैब्लिश्ड डिजास्टर हेल्पलाइन है। और हमारा सर्वे ये कहता है कि 99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि एक हमारी डिजास्टर हेल्पलाइन है दिल्ली के लिए, जो कि 24 घंटे अवेलेबल है उनके लिए। स्कूलों के ऊपर मंडरा रहे इस बड़े खतरे से निपटने के लिए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी सीड्स ने एक बड़ी योजना तैयार की है। स्कूल में 50 स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जहां स्टूडेंट, टीचर और माता पिता को वैसी स्थिति में निपटने के लिए तैयार किया जाएगा। योजना के तहत 25,000 छात्रों को डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में 40,000 माता पिता और 1,000 टीचर्स को भी शामिल किया जाएगा। दिल्ली के 300 किलोमीटर की रेडियस में 20 ऐसी कमियां हैं जो भूकंप आने पर बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसको लेकर अब तक दिल्ली के स्कूल प्रशासन की कोई तैयारी नहीं है। यानी जहां आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, वहां सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप में से कई अभिभावक और बच्चे ये सोचने पर अब मजबूर हो गए होंगे कि अब स्कूल से वापस ही तो आ गए हैं, लेकिन कल जब स्कूल जाएंगे तो सवाल पूछेंगे कि क्या हमारा स्कूल सुरक्षित है हमारे लिए। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अंशु शर्मा, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी सीड्स इंडिया है। हम आपको बताएं, सीड्स मतलब सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिन्होंने स्टडी की है और स्टडी का टाइटल है हाउ सेफ आर आवर किड्स। साथ ही हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है नीति श्रीवास्तव, शी इज प्रेसिडेंट एनसीआर पेरेंट्स एसोसिएशन। क्योंकि ये अभिभावकों की आवाज रखती है, बेहतर ढंग से बता पाएंगी कि आखिरकार जो पेरेंट्स के कंसर्न्स है स्कूल्स को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, कैसे हैं। लेकिन अंशु शर्मा जी, ये जो एक स्टडी सामने रखी गई है, ये वाकई परेशान करने वाली और अगर सिंपल शब्दों में कहें डराने वाली है। आपने जो यहां पर लोगों से बात की है, सर्वे किया है, वो ये दर्शाता है कि एक्चुअली हमारे स्कूल्स इक्विप नहीं है नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए। जी, ये सर्वे वाकई काफ़ी डराने वाला है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर कदम उठाए जाने की ज़रूरत है और वही हमारा उद्देश्य इसमें रहा है।
जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में भी दर्शाया है कि हम कह रहे हैं स्कूल्स में तैयारी होने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमको पहले तो जानना होगा कि क्या खतरे हैं जिनसे हमको निपटने के लिए तैयार होना है, और उसमें केवल भूकंप नहीं है, उसमें बड़े छोटे कई खतरे हैं, रोज़मर्रा वाले खतरे भी हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित होते हैं, लेकिन वो हेडलाइन नहीं बनती क्योंकि वो विस्तृत होते हैं। और उसके बाद हमको ये निकालना है कि इसमें कदम किसको उठाना है। तो जब हम कहते हैं कि स्कूल तैयार नहीं है पूरी तरह से, तो उससे हमारा क्या मतलब है। और जो हमारी खोज है वो ये कहती है कि जब हम स्कूल को तैयार करने की बात करते हैं, वो स्कूल तभी तैयार हो पाएगा जब माता पिता, बच्चे, जुड़ी हुई सारी संस्थाएं, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर, वहाँ काम करने वाला स्टाफ, सभी लोग मिलकर के तैयार होंगे। ये एक स्टेक होल्डर के तैयार होने से स्कूल प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। ऑल राइट, ये शुरुआत है डेफिनेटली, लेकिन जो स्टडी सामने आई है वो भी आपको तुरंत बता दें कि बच्चों के माँ बाप जो होते हैं उनको आमतौर पर किस चीज का डर होता है कि बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो किन बातों से उनको सतर्क रहने की जरूरत है। रोड एक्सीडेंट, छेड़खानी, झगड़ा, आग लगना और बाकी कुछ रीजंस है, उनको इन बड़े बड़े डर में और खतरों में शामिल किया गया है, जो कि 68% से 2% तक का एक जो स्केल है उसमें मापा गया है। लेकिन भूकंप, सरप्राइजिंगली जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, भूकंप या फिर बाढ़ की बात करें, वो इस पूरे डर में और सर्वे में कहीं पर भी नहीं आता है। इसलिए नीति, आप तो अभिभावकों को अच्छे से समझती हैं क्योंकि उनकी परेशानियां जानती है, उनसे रोजाना आपकी बात होती होगी। ऐसा क्यों है कि एक्चुअली जो पेरेंट्स होते हैं वो इस बड़े पॉइंट को नजरअंदाज कर देते हैं कि हमारा बच्चा अगर स्कूल जा रहा है और दिल्ली जो कि सीस्मिक जोन 4 में आता है, वहां पर भूकंप या बाढ़ से कोई खतरा नहीं हो सकता? नीति? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के लिए बाकी की जो रोज़मर्रा की परेशानियां हैं वो इतनी बड़ी हैं कि वो इस तरफ शायद इतना बड़ा नज़रिया रख के सोच ही नहीं पाए। क्योंकि अगर मैं सर्वे को देखूं, 99% क्या, मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि स्कूल्स जो अब बन रहे हैं, अब जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो भी क्या अर्थक्वेक को हैंडल करने के लिए है कि नहीं। बिल्कुल। तो अब हमारी गवर्नमेंट को इसमें एक स्ट्रॉन्ग स्टेप तो लेना ही चाहिए। नॉट ओनली दिस बट ऑल द बिल्डिंग्स जहाँ पे पब्लिक का आना जाना बहुत ज़्यादा नंबर्स में रहता है, वो सारी ही बिल्डिंग्स सिस्मिक जोन के हिसाब से अप्रूवल दी जानी चाहिए। जो 40 स्टोरीज की बिल्डिंग्स बनती हैं उनके ऊपर इस तरह की लगाम ज़रूर कसनी चाहिए। स्कूल की जहाँ तक सिस्मिक जोन की बात करते हैं, स्कूल्स के लिए बात करें, अगर अर्थक्वेक से निपटने के लिए वो कितने तैयार हैं, तो मैं ये बात कहना चाहूँगी स्वाति कि हम रोजमर्रा के कष्टों से, चाहे आप अभी एक दिल्ली के स्कूल में एक केस हुआ जिसमें बच्चे की डूब के डेथ हो गई, स्कूल प्रशासन बताने से पेरेंट्स को बता भी नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि हर स्कूल में एक एड्रेसिंग सेल होना चाहिए। ये डिजास्टर मैनेजमेंट हर स्कूल के अंदर होना चाहिए। राइट। नीति, लेकिन आप ये जानकर हैरान हुई हैं कि एक्चुअली ये प्रायोरिटी लिस्ट में एक्चुअली आता ही नहीं है। Yes, भूकंप या नेचुरल कैलामिटी नहीं आता है, और हमारे स्कूल्स, इनफैक्ट बच्चों को भी शायद इसके बारे में एजुकेट नहीं किया जाता है। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर आरसी जैन जी हैं, दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन से हैं। आरसी जैन जी, बहुत स्वागत है इस पूरे डिस्कशन में शामिल होने के लिए। ये शायद हैरानी की बात है और इस स्टडी में सामने आया है कि एक्चुअली हमारे स्कूल शायद उतने इक्विप नहीं है भूकंप से निपटने के लिए। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है, जितने भी अब क्योंकि काफी समय से ये मूवमेंट चलती आ रही है स्कूलों में, भूकंप विरोधी क्या ये डिजास्टर मैनेजमेंट की हमेशा जो है ना ट्रेनिंग भी होती रहती है। तो ऐसे मामले में अब जितने भी स्कूल बन रहे हैं, उससे पहले भी जितने स्कूल हैं, उन सब ने इसके बारे में अपना पूरा प्रिकॉशन रखा हुआ। अब तो वैसे ही जिस प्रकार से बिल्डिंग बनती है तो उसमें इन सब चीजों को पूरा ध्यान रखा जाता है। इसमें सरकार जो बाकी चीजों पर ध्यान दे कि जैसे आजकल 3-3 मंजिलें बना देते हैं, नीचे बेसमेंट बना देते हैं, बहुत सारा पानी भी निकालते हैं, जमीन को खोखला कर देते हैं, या जो ये समरसिबल पंप के कारण जो हमारी जमीन खोखली होती जा रही है, हमें इस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो स्कूल के मामले में तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज्यादा चौकस हैं, बहुत ज्यादा चौकन्ने हैं अपने बच्चों की सेफ्टी सुरक्षा को ध्यान में रख करके। तो फिर इस मामले में कहाँ पर ढिलाई कहाँ पर रह गई इस मामले में? इसमें ढिलाई जो है, मैं समझता हूँ कि सरकार जो है जो कायदे कानून तो बना देती है, पर उसमें वो ध्यान नहीं दे पाती। नहीं, लेकिन जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग स्कूल की बन रही है या प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, ये कौन बना रहे हैं? ये जो बिल्डिंग बननी है, हमारी कोई भी बिल्डिंग 4 मंजिल से ज्यादा ऊंची नहीं होती है। उसमें पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट का, पूरा भूकंप रोधी जो भी होता है उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। और इसके लिए हमने कई बार एमसीडी को लिखा भी है कि भाई ये जितनी भी बिल्डिंगें बन गई, आज दिल्ली में स्कूलों की बात ना करें, 99% बिल्डिंगें जो दिल्ली में आज 20-30 मंजिल के, उनको भी आज तक एमसीडी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, जबकि वो पूरे नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं।
तो उसके लिए प्रस्ताव उनके सामने हमने रखा था कि आप उन बिल्डिंग आरसी जैन जी, आप तो कह रहे हैं कि हाँ, लेकिन 99% जो अभिभावक हैं या रिस्पोंडेंट्स हैं जिन्होंने सर्वे किया, उनको तो पता ही नहीं है कि ऐसा कोई हेल्पलाइन भी है यहाँ पर जहां पर जाकर वो एक्चुअली पता कर सकते हैं या कुछ बात कर सकते हैं। उनको पता भी नहीं है इनफैक्ट। इसके लिए जो एमसीडी है ना, इसके लिए पूरी तरह से एमसीडी जिम्मेदार है कि वो अगर स्कूलों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दे, स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट लेकर के, तो वो हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना जब अपने ऑफिस में लगा होगा, रिसेप्शन पे लगा होगा, तो पेरेंट्स पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। पर चूंकि एमसीडी इसमें इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेती कि हर साल वो बंधा हुआ पैसे लेती है ऐसे स्कूलों से, तो पेरेंट्स की संतुष्टि के लिए जरूरी ये है कि उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाए, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए जो अप्रूव्ड स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर है वो उसके बाद उसका पूरा देख करके वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो इसके लिए अगर एमसीडी आगे आए निकल करके तो पेरेंट्स को देखेगा। ठीक है, ये तो आपने कहा कि जो अब बड़े स्कूल जो बन रहे हैं उनमें ये तमाम जो फैसिलिटीज है मौजूद है, लेकिन उन स्कूल्स का क्या जो पहले बन चुके हैं वो तो प्रोन है। बात इस डिस्कशन को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि दुनिया में जापान की अगर बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा भूकंप जापान में ही आते हैं। वहां पर कैसे स्टेप्स उठाए गए हैं, स्कूलों में क्या उपाय, बच्चों के उनको प्राइमरी में ही ये ट्रेनिंग दे दी जाती है, भूकंप सुनामी से बचने की ट्रेनिंग, क्योंकि भूकंप जापान में सबसे ज्यादा आते हैं, सुनामी अलर्ट सबसे ज्यादा वहां पर होती है। स्कूलों में प्राइमरी स्तर पर ही ट्रेनिंग देना वहां पर अनिवार्य किया गया है कि अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो क्या पहला प्राइमरी स्टेप क्या लिया जाए, किस तरह कहां छिपना है यह बताया जाए। साथ ही बिल्डिंग से बाहर कैसे निकले इसकी जानकारी दी जाती है, छोटे छोटे बच्चों को इसके बारे में पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को मॉक ड्रिल कराई जाती है, दूसरों की मदद के तरीके भी बताए जाते हैं कि आप अपनी तो मदद करें लेकिन दूसरों को कैसे बचाएं। ये इस तरीके के स्टेप्स वहां पर अपनाए गए हैं। जापान की तो बात हुई है, लेकिन दिल्ली भी कम खतरे पर नहीं बैठी है, क्योंकि हम लगातार बोल रहे हैं सीस्मिक जोन 4 पर दिल्ली है और जो कई स्कूल्स हैं वो एक्चुअली खतरे पर ही बैठे हुए हैं। अंशु जी, अब ये जो नई एक्सरसाइज शुरू होने जा रही है उसमें एक्चुअली बच्चों को पढ़ाया जाएगा एक्सरसाइज, बच्चों के अलावा जो स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स हैं, कैसे इस पूरे एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने की तैयारी है, शुरुआत कैसे? आपने जो बिल्कुल सही कहा है, जापान का आपने उदाहरण भी दिया है। अगर हम दिल्ली को देखते हैं तो हमारे यहाँ करीब 5750 स्कूल हैं और इनकी इमारतों को तुरंत रातों रात मजबूत बनाना बहुत आसान काम नहीं है। एक समस्या उसमें यह भी है कि जो बिल्डिंग कोड्स हैं हमारे, वो साइंस की प्रगति के साथ बार बार रिवाइज होते हैं, पिछले कुछ सालों में भी हुए हैं और कई बिल्डिंग्स उससे पहले की हैं, और ये होड़ चलती रहेगी। जो एक मुख्य बात समझने की है कि जो भूकंप में स्कूल्स में बच्चों को चोटें लगती हैं, अगर हम दुनिया भर के आंकड़े भी देखते हैं तो ये पाया जाता है कि करीब 2/3 उसमें से इमारत ढहने के कारण नहीं होती हैं बल्कि और चीज़ों से होती हैं, जिनको हम नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बोलते हैं। उसमें खिड़कियों के कांच टूटते हैं, फर्नीचर गिरता है, पंखे गिरते हैं, भगदड़ में बच्चे कुचले जाते हैं, उन पर ध्यान देना बड़ा आवश्यक है। तो जो पहल यहाँ की जा रही है इस प्रोग्राम के तहत, उसमें सबसे पहली शुरुआत ये है कि जो जानकारी बच्चों में, टीचरों में और माता पिताओं में होनी चाहिए उसको हम सबसे पहले ले रहे हैं। और ये जानकारी अगर हम बढ़ाते हैं तो हम बहुत सारे होने वाले जान माल के नुकसान को उसी से कम कर सकते हैं। बिल्डिंग उसमें आगे आने वाला एक दौर है और आज की तारीख में अगर हम ये भी समझ पाते हैं कि हम एक ऐसी बिल्डिंग में हैं जिसमें कि कोई खतरा है, लेकिन हमको मालूम हो कि उससे निकलने के सबसे आसान रास्ते कौन हैं, पैनिक में आए बिना हम उसमें से कैसे बाहर निकल सकते हैं, सो इन सॉफ्ट मेजर्स के द्वारा भी हम बहुत सारे होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं। शुरुआत हम वहाँ से कर रहे हैं। शुरुआत हमेशा छोटे कदम से करनी होगी। जब हम सिमुलेशंस करते हैं तो हम बोलते हैं कि सबसे बुरा दिन जो हो सकता है वो एक बड़े भूकंप का दिन हो सकता है। अगर हम उसके लिए तैयार होंगे तो हम सारी छोटी मुसीबतों को भी झेल पाएंगे। लेकिन हमको ये भी समझना है कि हम सीधे छलांग मार के वहाँ नहीं पहुँच सकते। हमको शुरुआत छोटी समस्याओं से करनी होगी। जो समाज अपने स्कूल जाने वाले बच्चों को साफ पानी नहीं दे सकता, अगर वो मच्छरों से नहीं बचा सकता, छेड़खानी और रोड एक्सीडेंट से नहीं बचा सकता, वो फिर भूकंप से कैसे बचाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इनफैक्ट अंशु आपने कही है। जो समस्याएं राइट, क्योंकि अब जो बड़ी बड़ी इमारतें, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी बनते हैं, उसमें क्लियरली कहा जाता है कि भूकंप रोधी इमारतें हैं। स्कूल्स के साथ ऐसा क्यों नहीं? इट्स बेटर लेट देन नेवर कि आपने अभी शुरुआत तो कर ली है, लेकिन नीति यहाँ पर जो अब पेरेंट्स एसोसिएशन है उनकी तरफ से भी तो पहल होनी चाहिए कि हाँ, हम भी अपने स्तर पर कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कम से कम बच्चों की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ तो ना हो ऐसे इंसिडेंट्स के चलते। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और हम इसमें बिल्कुल
पूरी तरह से सहयोग करेंगे। जहाँ जहाँ पे पेरेंट्स को अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत है वो हम अपने लेवल पे जिन लोगों से भी मिलते हैं उनके समक्ष ये सब रखा जाएगा कि भाई इस तरह की भी आपदा कभी भी आ सकती है, उसके लिए हमें कैसे तैयार होना चाहिए, वो सब चीज़ों की ट्रेनिंग हम भी कहीं से लेकर और इम्पार्ट करें, या फिर हम वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करें। हमें सीड्स का इतना सपोर्ट मिलेगा तो हम भी ये अपने एरियाज़ में करेंगे। पर मुझे ये लगता है कि एक निर्धारित समय अवधि के अंतराल पे ज़रूर ये भी देखना चाहिए कि किसी स्कूल की बिल्डिंग की क्या उस समय की दशा है। इस चीज का इवैल्यूएशन एक निर्धारित समय पे करते रहना चाहिए, जिससे कि आगे हम उस टाइम पे क्यों पहुंचे कि जब हमें पता चले कि ये जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी। बिल्कुल आरसी जैन जी, अभी तो हकीकत ये है कि चलिए ये एक एक्सरसाइज किसी एक पोर्शन से शुरू तो हुई है, लेकिन कई ऐसे स्कूल्स हैं, म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, चलिए पब्लिक स्कूल में जो पढ़ते हैं आपने वहां पर फीस चुका दी, जो मेंटेनेंस है उसका कॉस्ट चुका दिया, वहां पर तो आपको सारी सुविधाएं मिल गई। लेकिन जहां पर ये सब नहीं है वहां पर कैसे ये पूरा जो मैनेजमेंट है आगे बढ़ाएंगे? क्या जर्जर हालत है, हर किसी को पता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बरसात में पानी टपक रहा होता है छत से। नहीं देखिए, मैं एक चीज आपसे जानकारी में दे दूं कि अब पेरेंट्स को इतना चिंतित होने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि लगभग हर डिपार्टमेंट में डिजास्टर मैनेजमेंट बना रखा है और उसके हमारे स्कूलों में हर 3 महीने के बाद उसकी बकायदा बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, बकायदा उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पेरेंट्स से कहीं ज्यादा स्कूल में बच्चा जब आ जाता तो उस पर हमारी जिम्मेदारी तो उसके लिए हम पूरी तरह से आरसी जैन जी, मतलब जो ये सर्वे किया गया है, स्टडी है, उसमें ये सही बात नहीं कही कि एक्चुअली पेरेंट्स या रिस्पोंडेंट्स को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई सेल भी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई सेल है जहां पर जाकर वो पता कर सकते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ कि मैनेजमेंट डिजास्टर का है, हर डिपार्टमेंट में बड़े बड़े दफ्तर खोल रखे हैं और स्कूलों में खासतौर से हमें अपने पब्लिक स्कूलों के बारे में तो पता है कि हमारे यहाँ हर दूसरे तीसरे महीने मॉक ड्रिल होती रहती है, चाहे वो फायर लगने के बारे में हो, चाहे वो भूकंप के बारे में, चाहे वो किसी आपदा के बारे में। बाकायदा आज का दिल्ली का पब्लिक स्कूल पूरी तरह से इसके बारे में जागरूक। हाँ, ये बात जरूर हम कह सकते हैं कि जो सरकारी स्कूल है उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। अभी आप देखिए ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है आरसी जैन जी, ट्रेनिंग कहाँ सिर्फ पर्टिकुलर प्राइवेट स्कूल्स में कि ओवरऑल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं? छोटे छोटे स्कूल्स का वो म्यूनिसिपैलिटी लेवल पर भी सभी स्कूलों में उनकी जरूरत के हिसाब से सब ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जैसे दिल्ली सरकार आजकल नए कमरे बनाने का दावा पीट रही है, तो पुरानी बिल्डिंग के ऊपर ये जो नए कमरे बना रहे हैं वो खतरनाक हो सकते हैं। पुरानी बिल्डिंग 20-30 साल से बनी है, उसके ऊपर 4-2 मंजिल और उठा दी तो वो तो एकदम खतरनाक हो सकते हैं। पर जो नए स्कूल बनने हैं या नई बिल्डिंगें बननी है तो वो पूरी तरह से इसको पूरे तरीके से ध्यान में रख के बनाई जाती है। इवन जब एमसीडी के लोग आते हैं वो भी इस पर पूरा ध्यान रखते हैं और तब तक वो उसको बिल्डिंग में यकीन नहीं लगाने देते जब तक कि उसे नक्शा पास करके ये सारी चीजें नहीं हो जाती है। बल्कि अब तो एनबीसीसी जो है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, उस कॉर्पोरेशन उसकी तरफ से भी तो फिर इस एक्सरसाइज की जरूरत क्या पड़ी आरसी जैन जी? क्योंकि सीड्स की तरफ से 50 स्कूल में ये जो पूरी एक्सरसाइज है डिजास्टर रेडी करने की वो शुरू की जाएगी। अगर पहले से ही ये तमाम मैनेजमेंट स्टेप्स मौजूद है तो ये नए सिरे से शुरू करने की क्या जरूरत है? आप तो कह रहे हैं कि पहले से ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। पब्लिक स्कूलों में तो एक रूटीन है, जब वहां पर जो है ना बाहर से मैंने वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग आते हैं, बाकायदा बच्चों को इकट्ठा करते हैं, मॉडल करते हैं, पूरे दिन की ट्रेनिंग चलती है। आरसी जैन जी, यही तो पूछ रहे हैं, सिर्फ पब्लिक स्कूल में क्यों? बच्चे तो बाकी स्कूल्स में भी पढ़ते हैं ना। तो सरकारी जवाब देगी, क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा चिंतित हो अपने बच्चों के प्रति। हम तो सर आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपकी तरफ से यही तो जानना चाह रहे हैं कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं अब तक? नहीं, हमारी तरफ से ये है कि हम अपने बच्चों को इसके बारे में पब्लिक स्कूलों को जागरूक करते रहते हैं। हाँ। अब सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो अपने स्कूलों में बच्चों को कितना ध्यान देते हैं, कितना इस बारे में जागरूक करते हैं, ये सरकार बताएगी। बाकी अपने पब्लिक स्कूलों के प्रति तो हम समय समय पर मॉनिटरिंग कराते रहते हैं। चलिए, आपने तो सरकार के पाले में गेंद फेंक दी, लेकिन बने रहे हमारे साथ। अंशु जी, ये हम जानना चाहते हैं वाकई क्या ये हकीकत है जैसा आरसी जैन जी कह रहे हैं कि हर जगह एक्चुअली मॉक ड्रिल होती है और ऐसा एक सेल बनाया गया है जहां पर जाकर बच्चों को ऑन अ रेगुलर बेसिस एम्पावर या उनको एजुकेट किया जाता है ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए? उसको शायद हम डिस्प्यूट करने में ना पड़े तो बेहतर है, हमें पूरी तरह मालूम नहीं। सेल्स हैं, ड्रिल्स भी होती हैं, हमको देखना है कि उससे जो नतीजा हम निकालना चाह रहे हैं वो निकल रहा है कि नहीं। और हमारी जो सर्वे वो ये कहती है कि जो नतीजा हम ढूंढ रहे थे वो नहीं मिल रहा। क्योंकि पहली बात तो अगर अभिभावक उससे नहीं जुड़े, अगर आपके घर में मालूम ही नहीं है कि बच्चे के स्कूल में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है भी या नहीं, तो कहीं तो कोई कमी आ गई। क्योंकि जिस दिन वो डिजास्टर होगा उस दिन उस पेरेंट को उसकी जानकारी होना और उससे जुड़ना ज़रूरी है। आपके सेलफोन नहीं चलेंगे, सड़कों पे ट्रैफिक नहीं चलेगा, लैंडलाइंस बंद होंगी,
बिजली बंद होगी, आप कहाँ जाएंगे? क्या आपका बच्चा अपने आप घर आएगा? आप उसको जाकर स्कूल से उठाएंगे? अगर सभी लोग उस प्लान में नहीं जुड़े हैं तो वो प्लान किसी काम का नहीं होगा। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा था, जो इतनी बड़े सवाल उठाया गया है कि जो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं उनका क्या होगा, तो उसकी साइंस है और वो बहुत महंगी साइंस नहीं है, जिसको हम रेट्रोफिटिंग बोलते हैं। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को भी साइंटिफिकली स्ट्रेंथन किया जा सकता है करंट स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए, कम से कम इतना स्टैंडर्ड मीट करने के लिए कि वो बच्चों को या अंदर जितने भी लोग हैं उनको समय देगी ढहने से पहले कि वो बाहर निकल पाएँ। और वो करने के लिए जो हमारे मापदंड हैं उसमें औसतन लागत 10 से 15% आती है एक नई बिल्डिंग के मुताबिक। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की बात करें, क्योंकि अभी आप 50 स्कूल से शुरू कर रहे हैं दिल्ली के स्कूल, और उसमें आपने एक रीजन स्पेसिफिक रखा है, शायद ईस्टर्न दिल्ली ज्यादा फोकस में है क्योंकि वहां पर यमुना से ज्यादा खतरा होता है बाढ़ का अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है। इसको आगे, क्योंकि सिर्फ पूरे दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पर, कैसे इस पूरे एक्सरसाइज को आगे बढ़ा रहे हैं आप? जी, तो एक तो मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि केवल बाढ़ की बात नहीं है। ईस्ट दिल्ली जो हमने बात करी है, दिल्ली के 53% स्कूल जो हैं वो विद इन दिल्ली, पूरे दिल्ली हमने बोला जोन 4 में आता है, पर विद इन दिल्ली भी एक उससे बढ़कर सीस्मिक जोन इसलिए मानी जाती है माइक्रोजोनेशन में, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है उसमें मिट्टी ज़्यादा है, वहाँ पत्थर नहीं है, इसलिए वहाँ कोई भी अगर भूकंप आता है तो कितनी भी मजबूत नींव हो उसकी पकड़ पूरी नहीं रहती। इस कारण से हमने ईस्ट दिल्ली को उठाया है। वहाँ अर्थक्वेक रिस्क भी है, वहाँ फ्लड रिस्क भी है, वहाँ रोड एक्सीडेंट्स के रिस्क भी बहुत हाई हैं। जो इससे आगे बढ़ने की, स्टेट लेवल पर जाने की बात है, तो कल जहां ये रिपोर्ट लॉन्च हुई है उसमें दिल्ली सरकार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्रीय सरकार भी जुड़ी है। शायद आपको मालूम हो, केंद्रीय सरकार ने 2016 में एक नेशनल स्कूल सेफ्टी गाइडलाइन भी निकाली है जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश है। तो ये प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को इसके बारे में एजुकेट किया जाएगा? बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से अप टू क्लास 12 या वैसे एजुकेट बच्चों को किया जा रहा है? एब्सोल्युटली। और ये हम 3 पिलर्स मानते हैं सेफ्टी में। एक तो कि बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए, दूसरा हम मानते हैं कि स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होने चाहिए, तीसरा हम मानते हैं कि स्कूल्स में डिजास्टर पर एजुकेशन होनी चाहिए। और वो एजुकेशन करिकुलम या एग्जाम लेने वाली एजुकेशन नहीं है, ये लाइफ स्किल है। इसका साल के अंत में आपका परीक्षा नहीं होगी, रोज़मर्रा होती है, रोज़मर्रा की समस्याओं में होती है, और पता नहीं किस दिन बड़ी वाली परीक्षा हो जाए। तो एज अ लाइफ स्किल वी नीड टू टीच डिजास्टर मैनेजमेंट टू चिल्ड्रन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि कोई आपदा पूछ कर नहीं आती है, इसलिए बेहतर है कि आप अभी से चेत जाएं, अभी से जाग जाएं, और यही प्रयास सीड्स का भी है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तो दिल्ली सीस्मिक जोन में नहीं आई है, काफ़ी समय से है, पहले प्रयास नहीं किए गए, लेकिन चलिए अभी शुरुआत हो गई है ऐसे प्रयासों की, और उम्मीद यही करते हैं कि न सिर्फ 50 स्कूलों से बल्कि पूरे दिल्ली में सभी स्कूल्स को भूकंप रोधी बनाया जाए, बच्चों को एडुकेट किया जाए कम से कम इन नेचुरल डिजास्टर्स और कैलामिटीज़ के बदले। बहुत बहुत शुक्रिया आरसी जैन जी, और साथ ही अंशु शर्मा और नीति श्रीवास्तव हमसे इस पूरी डिस्कशन में शामिल होने के लिए। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए ज़ी बिजनेस।